नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 2 चरणों में कुल 9 सीटों पर मतदान है जो समाप्त हो गया है। तीसरे चरण के 5 सीटों पर कल जो प्रचार है वो भी थम जाएगा। हमने आप पहले भी 5 सीटों पर चर्चा किया था, लेकिन आज हम वो 5 सीटों पर चर्चा करेंगे जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की वो सीटें हैं, कौन कौन सी 5 सीटों में फंस गई है। और तेजस्वी यादव ने अब तक 94 सभाएँ करती है। क्या तेजस्वी यादव के सभा से नीतीश और बीजेपी डर गए हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, तेजस्वी यादव अब तक 94 सभा किए हैं। तेजस्वी यादव के सभा से क्या बीजेपी और जेडीयू को लोग डर गए हैं? नहीं, देखिए, डरने की बात नहीं है, क्योंकि एनडीए की ओर से भी तमाम जो बड़े और कद्दावर नेता हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सभाएं हो गई हैं, राजनाथ सिंह का है हो गया है, अमित शाह का हो गया है, जेपी नड्डा की सभाएं हो चुकी। निश्चित रूप से देखिए, मैसेज जो ग्राउंड जीरो पे देना था उन लोगों ने दिया है और लगातार नरेंद्र मोदी की सभाएं बिहार में हो रही हैं। वह कोई घबराने की बात नहीं है। तब ये एक बात निश्चित रूप से है कि जहां पर 4 हेलीकॉप्टर जो है सो एनडीए का घूम रहा है, 3 हेलीकॉप्टर घूम रहा है, उसको तेजस्वी यादव अपने एक हेलीकॉप्टर से उसको चुनाव को माने बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह एक बड़ी बात है। और जिस तरह से 95-96 सभा तेजस्वी यादव तमाम सब कर रहे हैं, तो यह और साथ में उनके इस बार मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह हैं, जिनके पास मल्लाह समाज का जो वोट है, पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट है, वह भी उनके साथ एक कॉम्बो बन करके जो चल रहा है, वह निश्चित रूप से परेशानी का सबक एनडीए के लिए है। और ऐसे में निश्चित रूप से जो इस बार जो 7 मई को जो चुनाव हो रहा है 3 सीटों पर, अररिया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया, इन सीटों पर थोड़ा सा पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह बात निश्चित रूप से एनडीए जितना सरल और सहज समझ रहा था तीसरे चरण का चुनाव, उतना सरल और सहज होता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऐसे तो जनता लोकतंत्र में जनार्दन है, उसी को डिसाइड करना है, वही जो है सो वोट करती है ईवीएम पर जाके उसी को। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंतिम क्षण में भी जो है सो आप जिस दिन मतदान होता है, मतदान केंद्र के अंदर भी लोगों का उंगली जो है सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इधर सुधर हो जाता है। तो यह एक बड़ी बात है। और यही जो बिहार का जातीय समीकरण जो साधने की कवायद है, वही जात की जातीय गोलबंदी भी आपको दिखाई पड़ रही है इस चुनाव में। मतलब तेजस्वी यादव अपनी सभाओं से जो माहौल है वो बदल दिए हैं। निश्चित रूप से माहौल बदला है। और जो पहले जो हम बता रहे हैं, जितना इजी गोइंग समझ रहे थे एनडीए के लोग कि मोदी मैजिक, मोदी का जादू, उतना आसान होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है जो अभी हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। वो 5 सीटों में कौन कौन से वो सीट हैं जहां या तो एनडीए या तो इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत दर्ज कर रहा है? देखिए, एक तरफा की बात तो नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में इस तरह से नहीं होता कि कौन एक तरफा जीतेगा। हम शुरू में ही बताए कि मतदान केंद्र पर अंतिम क्षण में भी पर भी जाकर के उंगली जो है सो इधर से उधर हो जाती है, यह बात समझने वाली। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, उसमें जैसे अररिया सीट की हम बात करें तो अररिया में आप देखिए जो इनका कॉम्बिनेशन है महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का, वो उसमें क्या है, 2,10,000 से कुछ अधिक होगा वहाँ यादव मतदाता है। अररिया में 7 लाख से थोड़ा सा अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा की बात छोड़ दीजिए, यह जो है सो यही जो है सो एक भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है आपको एनडीए पर। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रदीप सिंह वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के फिर से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिपीट किया है। शहनवाज आलम जो 17 महीने के कार्यकाल में महागठबंधन की सरकार में वह आपदा प्रबंधन मंत्री थे, वही उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं प्रदीप सिंह के खिलाफ। और पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में सरफराज आलम, उनके बड़े भाई शहनवाज आलम के, वह लड़े थे वहाँ से चुनाव इन्हीं प्रदीप सिंह के खिलाफ, और उनकी सीधी टक्कर में हार हुई थी। लेकिन इस बार कुछ न कुछ सिनेरियो बदला हुआ है। साथ में मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह घूम रहे हैं, जो मल्लाह समाज का अच्छी पकड़ रखते हैं। और कुछ इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी भी जो है, जो प्रदीप सिंह के खिलाफ, क्योंकि सिटिंग गेटिंग गो वाली बात हुई और उनको मिल गया, तो ऐसे में वहाँ पर कुछ न कुछ आप एक अलग सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम एक अगर यदि विधानसभा वाइज अगर यदि उसका हम लोग उस लोकसभा अररिया की बात करें तो हम जैसे नरपतगंज भारतीय जनता पार्टी के पास में है, रानीगंज जेडीयू के पास है, फारबिसगंज भारतीय जनता पार्टी के पास है,
और 60 भारतीय जनता पार्टी के पास है। 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा एनडीए फोल्ड में वहाँ के विधायक जीत करके आए हैं, 2 जोकीहाट और अररिया। वही सिर्फ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पाले में वहाँ के विधायक हैं। तो विधानसभा वाइज अगर आप देखिएगा उस लिहाज से तो वहाँ पर एनडीए जो है सो भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर यदि वहाँ पर जातीय समीकरण को हम लोग इस तरह से साधेंगे पूरे लोकसभा में तो वहाँ पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक वहाँ पर भारी पड़ता हुआ तेजस्वी यादव का पलड़ा वहाँ भारी नजर आ रहा है। देखिए निश्चित रूप से वह जो दिखाई पड़ रहा है उस लिहाज से तो ठीक है, निश्चित रूप से तेजस्वी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर यदि हम विधानसभा वाइज जो हम बताएं कि 4 जो है सो एनडीए के पास, 2 जो है सो आरजेडी के पास वहाँ पर है उस लोकसभा क्षेत्र में अररिया में। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री अररिया में सभा किए थे, क्या उसका कोई असर वहाँ नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए वो जिस तरह से जो मुस्लिम बहुल इलाका है अररिया, तो ऐसे में जो मुस्लिम बहुल इलाका है अररिया तो वहाँ पर कितना प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा यह तो जनता ही को आपको 7 तारीख को तय कर देगी। लेकिन जो इक्वेशन जो गणित जो चुनावी गणित बता रहा है उसमें वहाँ सधता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको एनडीए के पक्ष में भी। और बात करते हैं झंझारपुर की। झंझारपुर में देखिए आपको रामप्रीत मंडल जेडीयू के उम्मीदवार हैं, सुमन महासेठ विकासशील इंसान पार्टी जो एक सीट महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में मुकेश सहनी को मिली है वह यही सीट मिली है। झंझारपुर की सुमन महासेठ विकासशील इंसान पार्टी से लड़ रहे हैं और गुलाब यादव भारतीय जनता पार्टी हाथी पर सवार हुए हैं। तो वो और पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में यही रामप्रीत मंडल जो इस बार सिटिंग एमपी हैं जेडीयू के, उनका मुकाबला गुलाब यादव से हुआ था। सीधी लड़ाई हुई थी यहाँ पर और उसमें वो गुलाब यादव की हार हुई थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा समीकरण बदला हुआ है, गुलाब यादव से लड़ाई न होकर के उनकी लड़ाई सुमन महासेठ विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी से उनके साथ में है। और गुलाब यादव जो हाथी पर सवार हैं उनके साथ में एक चीज़ और दिखाई पड़ता है कि उनकी पत्नी भी लोकल बॉडी से वहाँ एमएलसी हैं, उनकी बिटिया भी वहाँ पर चेयरमैन है। तो यह जो है सो जो आधार दिखाई पड़ रहा है उसमें यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला आपको ट्रेंगुलर फाइट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है झंझारपुर में। अभी यहाँ पर किसी को एज कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि 7 को यहाँ चुनाव होना है और ये तीनों अपने अपने इसमें हैं। लेकिन यहाँ पर सुमन महासेठ जो वीआईपी से उम्मीदवार बने हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं तेजस्वी पर उनको भरोसा है। और मुकेश सहनी और देखिए वो वैश्य समाज से आते हैं तो वैश्य समाज जो कोर वोटर आप कहिए एनडीए का रहा है तो उसमें वह कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डेंट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और पूर्व एमएलसी भी रहे हैं यह भी एक बड़ी बात है। बीजेपी से वो एमएलसी थे। हाँ, बीजेपी से एमएलसी थे, इस बार वीआईपी से आए हैं तो वो उनका अपना भी वैश्य समाज से हैं तो उनकी अपनी भी पकड़ है वहाँ पर। ऐसे में रामप्रीत मंडल का जो हम बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, रामप्रीत मंडल सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ वहाँ पर जो सो लोगों में खासा नाराज़गी भी देखी जा रही है। और पिछले चुनाव की हम बात भी कहें कि रामप्रीत मंडल का सीधा मुकाबला गुलाब यादव से हुआ था। इस बार जो है सो यह ट्रेंगुलर फाइट त्रिकोणीय मुकाबला अभी झंझारपुर सीट पर दिखाई पड़ रहा है। अगर हम विधानसभा की बात करें यहाँ पर तो खजौली जो है सो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, बाबूबरही जनता दल यूनाइटेड के पास में है, राजनगर भारतीय जनता पार्टी के पास में है, झंझारपुर भारतीय जनता पार्टी के पास में है, फुलपरास जेडीयू के पास में है, लौकहा एकमात्र सीट जो है वह आरजेडी के खाते में है। तो इस लिहाज से अगर आप झंझारपुर का अगर यदि चुनावी गणित खंगालेंगे तो वहाँ पर जो सब तमाम सीटें हैं वह जो है सो एनडीए फोल्ड में है। विधानसभा की एकमात्र सीट लौकहा जो है सो आरजेडी के पास में है। तो इस लिहाज से अगर यदि हम लोग यह चुनावी गणित को देखें तब वहाँ पर एनडीए को वहाँ से एज मिलता हुआ दिखाई पड़ता है विधानसभा वाई। लेकिन ऐसे ओवरऑल अगर यदि हम लोग देखेंगे जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कही जा रही है, सुमन महासेठ को वीआईपी ने बना दिया है तो वह वैसे वोट में जैसे ही डेंट लगेगा वह एनडीए के वोट में ही डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में मतलब लड़ाई वहाँ कांटे की टक्कर है। हाँ, निश्चित रूप से कांटे की टक्कर है यहाँ पर अभी किसी को एज आप या विन विन की सिचुएशन में बताना थोड़ी जल्दबाजी हो गई। यहाँ अगला सीट सुपौल की बात करते हैं जहाँ दिलेश्वर कामत जेडीयू के भी सिटिंग सांसद हैं। बिल्कुल, देखिए चंद्रहास चौपाल आरजेडी से वहाँ कैंडिडेट है। हाँ, देखिए तो ये यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस बार लालू प्रसाद यादव कह लीजिए या आरजेडी की बात करिए, इस बार वहाँ से सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा नमूना पेश किया है क्योंकि यह
सामान्य सीट से एक ऐसे चेहरे को उतारा है, चंद्रहास चौपाल को, जो रिजर्व सीट से जीत करके आते हैं, और वो जो है सो उनको उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने यहाँ से। तो यह एक बड़ी माने राजनीतिक चतुराई कह ले तो यह यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिलकेश्वर कामत को फिर हम कह रहे हैं कि देखिए सिटिंग एमपी हैं ये, तो इनके खिलाफ कितना बेहतर माहौल हो सकता है, यह समझने वाली बात है। और वहाँ पर एक तीसरा कोण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है बैद्यनाथ महतो का, जो रिटायर अधिकारी थे और ये कभी पहले एनडीए में हुआ करते थे। तो ये एनडीए का मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे, और निश्चित रूप से जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे, सुपौल से यह चुनाव लड़ना चाहते थे, स्थानीय भी हैं, तो ऐसे में वहाँ पर ये अभी कितना वोट बैद्यनाथ महतो काटेंगे, अपने स्वजातीय वोट को काटेंगे, तो यह जो वोट काटेंगे, यह किसका वोट काटेंगे, यह एनडीए का वोट काटेंगे। तो ये यहाँ पर इस सीट पर, सुपौल सीट पर अभी कड़ी टक्कर भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। और कहीं ना कहीं चंद्रहास चौपाल को ला करके जो बात किया गया है, वह दलित को चेहरा बना करके, सोशल इंजीनियरिंग करके यहाँ पर एक आपको, और इस तरह से अगर यदि हम देखें कि यहाँ पर विधानसभा वाइज, तो निर्मली जदयू के पास है, पिपरा जदयू के पास है, सुपौल जदयू के पास है, त्रिवेणीगंज जदयू के पास है, छातापुर भारतीय जनता पार्टी के पास है, एकमात्र सिंहेश्वर ही जो है वह आरजेडी के पास है। तो ये यहाँ पर सुपौल में आपको इस तरह का गणित बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से राजेश वर्मा हैं, और वहाँ पर सीपीएम के संजय कुमार हैं, तो और जो कुशवाहा समाज से हैं। देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको महागठबंधन इंडिया ने यहाँ पर एक कुछ चुनावी गणित को साधने की कवायद की है, संजय कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। तो ये अब पिछली बार जो है सो महबूब अली कैसर जो थे, उनकी लड़ाई हुई थी लोजपा से, रामविलास की पार्टी से, और वीआईपी के मुकेश सहनी के बीच यहाँ सीधी टक्कर हुई थी, और उसमें वह जीते थे। लेकिन इस बार महबूब अली कैसर की नाराजगी और जिस तरह से आरजेडी में उनका जाना, यह भी कहीं ना कहीं वहाँ फैक्टर दिखाई पड़ेगा आपको। और वहाँ आपको राजेश वर्मा जो अभी दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा कठिन दौर में, वह क्षेत्रीय बनाम बाहरी की लड़ाई है जो खगड़िया में है। बिल्कुल बिल्कुल वही हम कर रहे हैं, वो भागलपुर से आए हैं। तो यह, और संजय कुमार कुशवाहा जो है सीपीएम के देखिए उम्मीदवार, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ तो समझ लीजिए कि वैश्य का वोट आपको संजय कुमार कुशवाहा को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीपीएम के साथ में वैश्य का वोट नहीं चलता है, लाल झंडा से सारे लोग डरते हैं। तो यह जो है शहरी इलाका में किसान और किसानी करने, खेती करने वाले वैश्य समाज, वह इनके साथ नहीं होगा, ये इनके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब है ऐसे यह। और देखिए एक चीज़ समझना पड़ेगा, कुशवाहा जो है बड़ा स्ट्रेटजिकल वोट करता है, स्ट्रेटजी के तहत वोट करता है, वो अपना वोट को जाया नहीं करता है। अब देखने वाली बात है कि वो संजय कुमार कुशवाहा पर वोट करते हैं कुशवाहा, या राजेश वर्मा जो एनडीए फोल्ड के प्रत्याशी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं, उनकी ओर जड़ता है। यह एक बड़ा देखने वाली बात होगी। अगर हम विधानसभा की बात करें तो देखिए हसनपुर आरजेडी के पास है, खगड़िया में अलौली आरजेडी के पास है, खगड़िया जो है सो जो प्रॉपर शहर है वह कांग्रेस के पास है, बेलदौर जो है सो जेडीयू के पास में है, परवत्ता जेडीयू के पास में। देखिए 3 सीट है यहाँ पर, 3 सीट जो है सो महागठबंधन के पास में है, यह समझ लीजिए आप। इंडिया ब्लॉक के पास में वेल्दौर और परवत्ता, यही 2 सीट है जो कि एनडीए के पास में है। तो ऐसे में इसको भी विधानसभा वाइज भी हम लोग गणित निकालें तो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है कितना टफ और कितना मजबूत लड़ाई यहाँ पर है। और यहाँ पर राजेश वर्मा के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी परेशानी होने जा रही है, जो दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मधेपुरा की। लालू यादव के कोर वोटरों के यहाँ काफ़ी अधिक संख्या है। बिल्कुल, देखिए लालू यादव के कोर वोटर, अब लालू यादव भी इस सीट से लड़े हैं, ऐसा तो नहीं। लालू यादव, शरद यादव पिछले चुनाव में लड़े थे, वह भी हार गए थे। इन्हीं प्रोफेसर दिनेश चंद्र यादव से शरद यादव लड़े थे, महान बड़े समाजवादी नेता, तो दिनेश चंद्र यादव से उनकी सीधी टक्कर हुई थी, हार भी गए थे शरद यादव। तो ये देखिए दिनेश चंद्र यादव, ठीक है वो उतना मजबूती के साथ में वो अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन यादव का इलाका है और यादव के बड़े नेता भी माने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए जो आरजेडी ने इस बार प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को जो उम्मीदवार बनाया है, यह कहीं ना कहीं आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है इसमें कि अगर यदि पूरा यादव के गाइडलाइन पर चला, सब कुछ चला, लेकिन वहाँ पर आपको पप्पू यादव जो
पूर्णिया से जिनको बेटिकट किया गया, वह नाराजगी वहाँ मधेपुरा से पप्पू यादव भी पहले सांसद रहे हैं, तो वह अंडर करंट यदि होगा तो निश्चित रूप से प्रोफेसर चंद्रदीप के लिए परेशानी वहाँ पर होगी। पप्पू फैक्टर वहाँ काम करेगा, तब फिर चंद्रदीप को परेशानी होगी और तब फिर दिनेश चंद्र यादव को एज मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और हम जैसा पहले ही बताया कि पिछले चुनाव में शरद यादव और दिनेश चंद्र यादव के बीच सीधी टक्कर हुई थी, तो ये एक बात है। अब देखिए, अब वहाँ का हम विधानसभा वाइज अगर हम देखें तो आलमनगर जदयू के पास है, बिहारीगंज जदयू के पास है, मधेपुरा आरजेडी के पास है, तो और सोनवर्षा जेडीयू के पास है, सहरसा भारतीय जनता पार्टी और महसी जदयू के पास है। तो एकमात्र सीट मधेपुरा लोकसभा सीट क्षेत्र में सिर्फ आरजेडी के पास है, मधेपुरा शहर, वो भी प्रोफेसर चंद्रशेखर जो 17 महीने के महागठबंधन के कार्यकाल में शिक्षा मंत्री थे। बाकी सारा कुछ जो विधानसभा वाइज अगर आप देखें मधेपुरा में तो वह एनडीए फोल्ड में है। तो इसलिए इस लिहाज से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको दिनेश चंद्र यादव की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ती है। तो चलिए, हमने तीसरे चरण के 5 सीटों पर चर्चा की है। कल चुनाव प्रचार तीसरे चरण का थम जाएगा। 7 तारीख को वहाँ वोटिंग होना है। कौन किस पर भारी है, कहाँ लड़ाई नहीं है, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सीटें वो कहाँ फंस रही है, इन सभी पर इस वीडियो में हमने चर्चा की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।